नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और हमारे विशेष चर्चा में आज हमारे साथ सम्मिलित हो रहे हैं नगर निगम के पूर्व सभापति अजय सिंह नरूका। 5 सालों तक नगर निगम को संचालित किया। हर बार नगर निगम की परिषद और बजट में उन्होंने बड़ी ही कार्यकुशलता के साथ उसका संचालन किया। जिस तरह से शहर बढ़ रहा है उस तरह से चुनौतियां भी बढ़ रही हैं और अब समय है इस बात पर चर्चा करने की कि नगर निगम की क्या चुनौतियां हो सकती हैं और उनके क्या उपाय हो सकते हैं। अजय सिंह नरूका जी से पहले पार्षद भी रहे थे और उसके बाद जब सभापति की जिम्मेदारी संभाली तो सबका ध्यान आकर्षण उन्होंने किया साइकिल से नगर निगम पहुंचकर। कहीं ना कहीं लगातार कई ऐसे कामों को अजय सिंह नरूका जी ने बढ़ावा दिया जिससे कि नगर निगम में एक सामाजिक संदेश भी दिया जा सके। आज नगर निगम से संबंधित मुद्दों पर हम उससे ही चर्चा करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, नगर निगम आपने 5 साल तक संचालित की, सभापति रहे, सबसे बड़ी चुनौतियां जब शुरुआती तौर पर देखने को मिली तो क्या मिली थी? देखिए, मैंने जो एक यहाँ कमी देखी है उसको कमी के रूप में अपन लेंगे कि जितनी भी जो परिषद रही है पुरानी, उनके जो कार्य पुराने जो विगत महापौरों के द्वारा किए जाते थे उनकी कंटिन्यूटी आपस में बनी नहीं है, वो ब्रेक होती गई है कहीं ना कहीं उस चीज़ का। तो एक ही थोड़ा सा अभाव था, तो उनको एक दिशा में लेकर आना और एक एजेंडे के तहत बजट को एक डायरेक्शन देना कि जिससे हमारे पास में लॉन्ग टर्म में कोई भी महापौर आता है तो वो उसी दिशा में चलने के लिए विवश हो जाए। तो वो वाली जो चीज़ थी उसको हमने एक मतलब देने का पूरा प्रयत्न करा और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हम लोगों ने जो एजेंडे उसमें सेट करे थे। आपने देखा होगा कि जब भी मेरे परिषद होती थी तो उस परिषद में मैं एक तरफ हमारा लक्ष्य, वो पूरे जो इंदौर शहर का जो एजेंडा था भविष्य का, वो हम उसमें निर्धारित करके रखते थे और फिर विगत परिषद से लेकर अभी तक के समय में हमने उसके अंदर क्या क्या उपलब्धि हासिल करी, किस किस दिशा में गए, उसका भी हमारा लेखा जोखा जो मेरे बाईं ओर था उस तरफ वो आसंदी के बाईं ओर वो पूरा बोर्ड लगा रहता था। तो ये एक बहुत बड़ा मैं वो मानता हूँ कि उसमें जितने भी सामने जो बैठते थे हमारे सब जनप्रतिनिधि थे, उसमें माननीय सांसद जी, विधायक जी और पार्षदगण सभी लोग रहते थे। उसके अलावा अफसर सारे वहाँ पे बैठते थे पूरे दिन भर और सामने आप प्रबुद्ध जन जो पत्रकार बंधु थे जो इंदौर की नब्ज को जानते, वो भी सब लोग वहाँ पे बैठते थे, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सभी। तो सबका एक माइंड सेट हुआ उस दिशा में कि हमको इंदौर को किस दिशा में लेके जाना है, उसका एजेंडा क्या है और धीरे धीरे अपन उस एजेंडे को प्राप्त भी करते जा रहे हैं और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको प्राप्त करनी है। भाई साहब, प्रदेश में सबसे अधिक बजट जो रहता है वो इंदौर नगर निगम का रहता है। सबसे अधिक बजट की बात यदि करें तो उसमें कई ऐसे काम होते हैं जो शायद ऐसा लगता है कि नहीं पूरे हो पाए। ऐसे कई काम जो आपको लगता है कि यह समय रहते पूरे हो जाना था लेकिन अब आने वाले समय में परिषद को सबसे पहले उन्हें करना चाहिए। देखिए, ये अनवरत प्रक्रिया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम एक दिशा में बढ़ते चले जाएं। कभी कोई दूसरा आएगा तो वो अलग दिशा में जा रहा है, फिर वो अलग दिशा में, तो उससे मतलब बिखराव की एक स्थिति निर्मित होने की संभावना बनी रहती है। तो अब कोई भी आए, वहाँ पर कोई भी रहे, मतलब उस चीज़ से बहुत ज़्यादा जो बेसिक जो हमारा जो फंडा है, जो एजेंडा है, वो तो हमारा सेट है इंदौर का। हमको उस दिशा में जाना है, इसमें हम लगातार सफलता भी हासिल करते चले जा रहे हैं। जैसे हमने सबसे पहले लिया था कि स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ इंदौर, स्वस्थ इंदौर, उसमें अपन लगातार 5 बार हमने अपने पैरामीटर उसमें स्थापित करा और बहुत अच्छी दिशा में हम जा रहे हैं। उसके बाद में हमने दूसरा एजेंडा रखा था कि हरित इंदौर अभियान। हरित इंदौर अभियान का मैंने मेरे बजट के अंदर उसमें नया एक प्रकोष्ठ का गठन करा और उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान रखा और उससे ये चीज़ निकल कर आई कि इंदौर के अंदर हरियाली में लगातार फोकस अपना बढ़ते चले जा रहा है और हम ये चाहते हैं कि उसको एक प्रमाणिकता के साथ में हम उसे हाथ में लें और उसको सिद्ध भी कर रहे हैं। इसलिए मैंने हमेशा वो उसमें लिख कर रखता था एजेंडे में कि हरित इंदौर अभियान, तापमान में कमी, ब्रैकेट में ये शब्द वापरता था कि तापमान में कमी। तो इंदौर के टेम्परेचर में कमी आप देख रहे होगे पिछले 8 से 10 साल के बीच में मोगे जी ने भी इसमें बहुत अच्छा प्रयास करा था, मालिनी भाभी ने बहुत अच्छा प्रयास करा और अब धीरे 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 देखेंगे आप तो अपने टेम्परेचर यहाँ का जो है हमारा इंदौर का, ये डाउन होते चले जा रहा है। भाई साहब, कुओं को वापस से जिंदा करने की मुहिम शुरू की गई थी, आपने उसके लिए कई प्रयास किए थे। कई कुएं जो खो चुके थे उन्हें वापस से जिंदा करने के लिए क्या मुहिम रंग नहीं ले पाई या उसमें कहीं कमी रह गई? नहीं, चल रही है मुहिम ये, क्योंकि ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है और ये सतत चलने वाला अनवरत कार्य है। इसके अंदर भी हमने मतलब भू संरक्षण, भू जल संरक्षण के लिए मतलब बहुत अच्छा मतलब इसमें ठोस कदम उठाए हैं और सारे लगभग तालाबों के पास से हमने एसटीपी प्लांट के माध्यम से उसको जोड़ रहे हैं कि जिससे जो हमारे पास में इतना महंगा पानी 70 किलोमीटर 700
मीटर की हाइट के ऊपर से हम लेकर आते हैं, तो महंगा पानी है। जब इंदौर में आए तो हम जो भी पानी छोड़ते हैं उस पानी को हम उसको प्रमाणिक स्तर तक उसको शुद्धिकरण करके वापस से हम तालाब के अंदर छोड़ें। और ऐसे लगभग करीब इंदौर और उसके आसपास में प्रभु की कृपा से 62 ऐसे तालाब और पोखर हैं जिनका हमको केयर करना है। उसमें से हमने प्राथमिकता के तौर के ऊपर 32 और फिर उससे भी पहले 16 ऐसे तालाब लिए जिन लोगों के ऊपर अपना वर्क लगातार चल रहा है। जैसे सिरपुर तालाब का है, पिपलियाना का है, पिपलियापाला का है, कनाडिया का है। ये जो तालाब हैं ये उस दिशा में जा रहे हैं। लसुड़िया मोरी का है, तलावली चांदा का है। तो ये सारी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका पहले संरक्षण हो जाए, उनको हम केयर कर लें तो हमारा जल स्तर चारों दिशाओं में मतलब इंदौर के बना रहे, बढ़ा रहे भूजल स्तर। और उसके साथ साथ में जितने भी बावड़ी है, जो सीता बावड़ी हमारी कहलाती थी, उन सीता बावड़ी और कुओं को हम उसको संरक्षित करें। तो इस दिशा में भी बजट के अंदर बहुत अच्छा प्रावधान है और हम उसमें शनि शनि बढ़ रहे हैं आगे। अगर चुनौतियों की यदि बात करें, क्षतिपूर्ति की राशि नगर निगम को नहीं मिली सरकार से, पहले कांग्रेस की सरकार रही, फिर बीजेपी की सरकार रही, लगातार आप लोग भी मांग करते रहे। किस प्रकार की चुनौतियां आप लोगों के सामने खड़ी हुई हैं और अब क्या उसका समाधान निकाला जा सकता है? देखिए, ये अभी कोरोना काल चल रहा है, महामारी का समय है। इस महामारी में हमको बहुत सारी दूसरी प्राथमिकता भी रहती हैं, उन सारी चीज़ों को देखना, उसको महत्व देना, ये सबसे महत्वपूर्ण था। और ये निश्चित ये बात बिल्कुल सही है कि प्रतिभूति राशि हमारी जो है वो और अन्य राशि जो हमको मिलना चाहिए थी वो मिली नहीं, उसके कारण विकास निश्चित रूप से बाधित होता है। लेकिन बोलते हैं ना, जब मोदी जी जैसा बोलते हैं कि आपको विपदा के अंदर ही मतलब आपदा में ही अपना प्रबंधन करना है, तो उस दिशा में हमको सोचना होगा कि हम इंदौर को अपने बलबूते पे खड़ा करें। सबसे पहली चीज़ कि हम उसको आत्मनिर्भर की श्रेणी के अंदर लेकर आएँ। और न केवल आत्मनिर्भर हम बहुत सारी चीज़ों में, बल्कि रेवेन्यू के अंदर इंदौर में बहुत अच्छी संभावना, असीम संभावना है कि हम हमारी अपनी रेवेन्यू जनरेट कर सकें बढ़िया तरीके से। और हम एक रोल मॉडल के रूप में न केवल मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया, बल्कि देश के अंदर भी हम स्थापित हो। इस दिशा में अभी हमको बहुत काम करना है और आगे चल के हम उस दिशा में जाएंगे कि हम अपनी आत्मनिर्भरता पे अपनी रेवेन्यू हम जनरेट करके हम अपने विकास कर सकें। कई चुनौतियां भी आपके कार्यकाल के दौरान आपके सामने आई। सबसे बड़ी चुनौती कनाड़िया रोड को चौड़ीकरण की थी। किस प्रकार से उस चुनौती से निपटा था? कई बार आपने विरोध भी झेला विकास के लिए। क्या अब लगता है कि शहर की जनता को जागरूक होने की जरूरत है, खुद अब कुछ ऐसे निर्णय लेना होंगे? जी देखिए, स्मार्ट सिटी हमारे पास में एक तोहफा था और पहले ही चरण में हम लोग उसके अंदर आ गए थे, उसमें शामिल हो चुके थे इंदौर शहर। अब स्मार्ट सिटी में बहुत सारी चीज़ें अपने को डेवलप करनी थी, तो उसके लिए एक वातावरण निर्मित करना बहुत आवश्यक था। और वातावरण निर्मित करने के लिए मैंने चैलेंज मेरे अपने कनाडिया रोड का, जहाँ मेरा निवास है, जिधर से मैं चुन के आता हूँ, मैंने वही उसको स्वीकार करा था। और हम लोगों ने उसको इस तरीके से, क्योंकि जन भावना जो थी वो विकास की तरफ थी, ये हमें अच्छी तरह से उस चीज़ का ज्ञात था। और मैं 2 चुनाव उसी जगह से लड़ चुका हूँ, तो लोगों की जो भावना वो मालूम थी कि मतलब वो लोग सहयोग देंगे। कुछ लोग तो निश्चित रूप से मतलब आते ही हैं, ये इस प्रकार की चुनौतियाँ तो खड़ी होती हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है सार्वजनिक जीवन के अंदर, तो वो मालूम था। हमने उसका बहुत अच्छा अध्ययन करा था, इंजीनियरिंग सर्वे करवा के पूरी तरह से, कि कितने लोग उसमें प्रभावित हो रहे हैं और कितने लोग उससे लाभान्वित होंगे। तो जो प्रभावित होने वालों की संख्या लगभग न्यूनतम थी। और जब हमने उसमें विकास करा तो प्रारंभिक तौर पे उन्होंने पुतला भी फूका, नारेबाजी भी हुई, घेराव भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें जैसी सामान्य तौर पे होती है वो सब चीज़ उन्होंने करा। लेकिन वो एक बड़ा निर्णय था। और आज उसी जगह पे जो रहने वाले लोग हैं उनका सबका जीवन स्तर, मैं खुद मतलब बस्ती में रहने वाला व्यक्ति हूँ, सभी नगर बस्ती में, तो हम सब लोगों का वहाँ पे जीवन स्तर बहुत अच्छा ऊंचा आया। और पूरा बेल्ट जो है उसके कारण से उसका वातावरण बदल चुका है और उसका असर हमारे शहर के इस हिस्से में भी आया। और इस हिस्से में भी लोगों ने मतलब अपनी स्वेच्छा से बहुत सारे निर्माण हटाए। स्मार्ट सिटी में हमको बहुत अनुकूलता मिली है। ये 2-1 अभी जो चल रहे हैं ये भी लोग सब समझ रहे हैं कि ये बहुत आवश्यक है। और उनकी जो समस्या है जनप्रतिनिधि के नहीं होने के कारण, वो थोड़ा सा एक नगर निगम के जो जनप्रतिनिधि होना चाहिए उनके कारण वो थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आ रही है, थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगी और लोग बाग उसको स्वीकार कर लेंगे और उसका बहुत आनंद लेंगे। और जो लोग अभी इस वाली रोड के थोड़े से विरोध में, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा आपके टीवी के माध्यम से उन दर्शकों को कि हमने कनाडिया रोड पे इसका चौड़ीकरण करा। आज कनाडिया रोड का प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पे बहुत खुश है और उसका जो टूटने से पहले जो उसकी जो रेंट आता था
वो 5,000 7,000 आता था, आज वो 70,000 75,000 रुपए आता है टूटने के बाद में। तो आप विश्वास रखिए कि इस अतिक्रमण हटने की इस मुहिम से आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। वैसे चुनौतियां लगातार आप लोगों के सामने बनी रही। नगर निगम शुरुआती दौर में स्वच्छता में तो कई कमाल दिखाए, लेकिन क्या स्वच्छता को जो संसाधन जुटाए थे उन्हें इसी तरह से बनाए रखा जा सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं फंड की कमी सबसे बड़ी एक समस्या रहती है। कर्मचारी लगातार नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, नगर निगम का भवन अभी तक अधूरा है, कई ऐसी चुनौतियां हैं जो पूरी करना बाकी रही हैं। कैसे चुनौतियों को पूरा होगा? देखिए, कर्मचारियों का नियमितीकरण का जो विषय है और उन लोगों को ये उनका नैसर्गिक अधिकार है, ये स्वाभाविक अधिकार है, ये उनको मिलना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ। अब उनकी पूर्ति कैसे करेंगे ये हमारी जवाबदारी होती है, हमको उसका रास्ता निकालना मिल बैठ के, लेकिन उनका जो अधिकार है उनको देना पड़ेगा। आज किसी भी व्यक्ति का जो है 8-10 हज़ार रुपये में कुछ भी गुजारा नहीं हो सकता, ये अपन अच्छी तरह से जानते हैं। और वो लंबे समय से कार्यरत है, कई लोग तो मतलब बहुत ही पुराने हैं और कई लोग रिटायर भी हो गए उसी आस के अंदर। तो उसमें हम बहुत गंभीर हैं और उसके अंदर हम रास्ता निकाल के उसमें से निश्चित रूप से करेंगे। मैंने तो मेरे कार्यकाल की जो आखिरी परिषद थी 19 फरवरी 2020 को, उस वाली परिषद में वो निर्णय भी मैंने पारित करा, राज्य शासन की तरफ उसको भेजा भी है कि कर्मचारियों के ऊपर मतलब वो जो हमने हमारी परिषद ने निर्णय लिया है आप उसको स्वीकार करें और उसको दीजिए, हम लोग उसकी पूर्ति करेंगे। उसमें से बहुत कुछ चीज़ें जो हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय रहेगा। वो एक उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। स्वच्छता का जो आपने प्रश्न उठाया, तो स्वच्छता में मैं तो एटलीस्ट मतलब हम बहुत आगे गए, हमने कई माइलस्टोन उसमें स्थापित करे और इसमें आप, हम, इंदौर की जनता, हमारे अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग, ये सब शामिल हैं। सब लोगों ने मतलब बहुत अच्छा पिरामिड स्थापित करा। फिर भी मैं अभी उसमें संतुष्ट नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अभी उसमें बहुत सारा काम करना बाकी है और हम केवल सर्वेक्षण के समय जो है हमारे पास में जो गुणवत्ता आती है, हम केवल उस समय पर्टिकुलर सर्वेक्षण को ध्यान में नहीं रखें, उसको नियमित तौर के ऊपर हम पूरा थ्रू आउट द ईयर हमारे पास में वही गुणवत्ता के रूप में हमारी स्वच्छता बनी रहना चाहिए। तो मन को प्रफुल्लता देती है, हमारी साख को वो आगे बढ़ाती है और उसमें जो निवेश आने वाला भविष्य के अंदर वो हमारे पास में बहुत अच्छा आएगा। इसका ये सुखद परिणाम रहेगा। नगर निगम का भवन अभी तक नहीं बन पाया, यह कसक नया भवन कब? जो निश्चित रूप से कसक है मन में और बहुत प्रयास करा था मैंने उस चीज़ को करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि हम जो हैं कभी इधर परिषद कराएं कभी उधर कराएं, बहुत सारी व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, बहुत सारा हमारा माइंड डाइवर्ट होता है और मुद्दे पे से ध्यान भटकता है। तो वो उस जगह पर लेकिन वो हो जाएगा। अभी ये वाला जो समय आने वाला, तो मुझे लगता है कि वो 2-3 महीने में हम इसी स्थिति में वहाँ पे पहुँच सकते हैं कि हम वहाँ पे परिषद कराएं। 220 पार्षदों को आने वाले 40 वर्षों को ध्यान में रखते हुए कि जब इंदौर की जनसंख्या बढ़ेगी तो उस समय पार्षदों की भी संख्या बढ़ेगी, तो हम उसको 220 पार्षदों की बैठने की उसके अंदर अपनी व्यवस्था की हुई है। मतलब क्या नगर निगम में फिलहाल, क्योंकि लगातार निगम चुनाव लेट होते जा रहे हैं, कोरोना काल है, अभी भी हो सकता है नगरीय निकाय चुनाव लेट हो, लेकिन क्या इसके पीछे नगर निगम में अफसरशाही अब हावी होती दिखाई दे रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का लगातार गुस्सा सामने आया है। आप भी कई बार निगम परिषद में अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं, काली पट्टी बांधकर भी आपने विरोध दर्ज कराया। क्या अफसरशाही को हावी माना जाए अब नगर निगम पर? वो देखिए, प्रजातंत्र का बहुत ये खूबसूरत पहलू है कि हम मतलब उसमें परिपूर्णता होना चाहिए। जनप्रतिनिधि नहीं है चुने हुए, तो जनप्रतिनिधि कौन होते हैं? जनता में से निकल के आया हुआ व्यक्ति रहता है, जनता चुनती है उनको और चुनकर वहाँ पे भेजती है, निर्वाचित करके कि भाई हम वहाँ पर नहीं जा सकते नियमित रूप से, आप हमारी बात को रखिए, हमारी आवाज़ को उठाइए। अब उनका शून्यता आने से निश्चित रूप से अफसरशाही के ऊपर वो प्रभाव पड़ता है। अफसरशाही अपने हिसाब से काम करती है, उनकी सोच अलग रहती है। यहाँ जो अफसर आते हैं वो कुछ ड्यूरेशन के लिए आते हैं, उनका, हम लोग जो है यहाँ पे परमानेंट है, आप नागरिक है यहाँ पे परमानेंट है, आप पत्रकार बंधु लोग परमानेंट है, हम लोग परमानेंट है जनप्रतिनिधि। तो हमारा जो भाव होता है बहुत अलग होती है, हमारी सोच बहुत अलग होती है। अफसरों की सोच रहती है कि उनको जो टास्क मिला वो उसकी पूर्ति करें, जैसे येन केन प्रकरण, और वो यहाँ से जाए वहाँ पर। हम जो चीज़ चाहते हैं वो भावना के साथ में काम करना है और हमको आगे भी उसकी कड़ी जोड़ के रखना है कि हम एक बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा रहने योग्य इंदौर बना सके। तो उसके नहीं होने से अफसरशाही तो निश्चित रूप से निसंकोच में इस बात को स्वीकार करता हूँ कि वो हावी है और दूरी बनी हुई है और जनता की आवाज़ उन तक पहुँच नहीं पाती है और वो उनका स्वभाव भी नहीं है कि जन आवाज़ को सुने। तो वो एक लेकुना तो है, लेकिन अब रास्ता इसी में से निकालना है। ये महामारी का समय है तो क्या कर सकते हैं? तो जब तक चुनाव नहीं हो, जब तक हमको इसी में से अपना रास्ता निकाल के और हमारे काम करना है। एक बात ये बहुत अच्छी है
कि राज शासन में शासन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का है, तो अफसर लोग तजव्वुद देते हैं और हम उस चीज़ में निकालने में, हम नीवी दे तो भी निकालने में हम सक्षम हैं। सबसे बड़ी चर्चा का विषय इंदौर शहर में बंगाली ब्रिज बना है। आपका वार्ड बंगाली ब्रिज से लगा हुआ है और कहीं ना कहीं आपने लगातार उस बंगाली ब्रिज को लेकर भी आवाज़ उठाई है, लेकिन क्या बंगाली ब्रिज की डिज़ाइन अभी भी सही बन रही है? क्योंकि आने वाले समय में जो कॉलोनियां हैं बसाहट शहर के बाहर पहुंच रही है, आने वाले समय में ट्रैफिक का दबाव पड़ेगा, मेट्रो वहां से निकलेगी, तब क्या लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? निश्चित रूप से करना पड़ेगा समस्या का सामना। ये अधिकारियों से मैंने तो उसका तीखा विरोध भी करा था, और चूंकि हमने कनाड़िया रोड को तोड़ा, उसको चौड़ीकरण करा, लोगों के घर वहाँ पे बने हुए थे, उन सड़क पे से घर को हटाया, तो लोगों ने उसमें अपना सहयोग भी प्रदान करा। और उनकी, हम जैसा वो सहयोग प्रदान कर रहे हैं, तो हमारा जो सपना है वो अलग है कि उस जगह को एक आदर्श स्थिति के रूप में उस पूरे क्षेत्र को निर्मित करें, क्योंकि वो एक लाइफलाइन है, वो रोड कनाड़िया रोड जो सेमलिया चौक तक जाती है, देवास के जिले को भी जोड़ती है वो, तो वहाँ तक की जो जितना इंदौर का जो प्रसार हो रहा है, बाईपास के बाद में, रिंग रोड के बाद में बाईपास, और बाईपास के बाद में जो उधर उस तरफ बहुत तेज गति से हो रहा है, कई कॉलोनियाँ कट रही है, कई चीज़ें वहाँ से आ रही हैं, बड़ी बड़ी हाईराइज बिल्डिंगें बन रही हैं, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़बरदस्त रूप से बढ़ने वाली है फ्यूचर के अंदर, तो वो रोड बहुत लोडेड होगी। अब जब वो रोड वो होगी तो उसमें जितनी सुगमता के साथ में यातायात हो वो उतना अच्छा है, क्योंकि हम उसको एक बहुत आदर्श स्थिति में निर्मित करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि पिपलियाहाना का जो ब्रिज है वो बहुत खूबसूरत बना हुआ है, वहाँ पर ये तकलीफ नहीं आती है, वहाँ पर भी पिलर है बीच में, लेकिन तकलीफ नहीं आती क्योंकि मीडियन जो है बिल्कुल 90 डिग्री पे है, दोनों की सरल रेखा में उसका बिल्कुल जो मध्य रेखा जाती है वो बिल्कुल सीधी है। कनाड़िया रोड पे जो चौराहा है वहाँ पर वो डिफ्लेक्शन है, वहाँ पर उसमें करीब 3.5 मीटर का डिफ्लेक्शन होने के कारण वो ट्रैफिक घूम के निकलता है। तो वो एक साधारण जो लेमन होता है, जो आम आदमी होता है ना, जो वहाँ से रिक्शा वाला, ठेले वाला, किसी से भी आप पूछोगे कि यहाँ पर ये पिलर बन रहा है, ये सही है कि गलत है, तो वो ये बोलता है कि ये गलत है। मुझे समझ में नहीं आया कि PWD के अफसर जो हैं, इतने बड़े बड़े इंजीनियर, उनको क्यों नहीं समझ में आया और किस बात की हट है। अगर हमारे से कोई चूक हो रही तो उसको स्वीकार करो ना, उसको स्वीकार करके और उसको सुधार कर लो, ये प्रक्रिया हमारे पास में होना चाहिए, तब हम जिस इंदौर को बनाना चाहते हैं वो इंदौर बनेगा। कालांतर में हम देख चुके हैं उनकी गलतियां किस प्रकार की हुई हैं। हरदा में बनने वाला पुल, देवास में बनने वाला पुल, खरगोन में बनने वाला पुल, उसको यहाँ कॉपी पेस्ट करके इंदौर में दोगे, संभव नहीं है, तो वो लोड सहन नहीं कर पाएगा। और हम उसका दुष्परिणाम देख चुके हैं, बाणगंगा का पुल, भंडारी पुल, जितने भी जो बने इन लोगों ने बनाए PWD ने, उसमें वापस से एक ब्रिज और उनको बनाना पड़ा। तो इंदौर को ये बिगाड़े नहीं, इंदौर को जैसा हम बनाना चाहते हैं उसको बनाने दें, और अगर ये नहीं सुधरे तो इसको फिर हम आगे अलग रुख अपनाएंगे। इसके लिए लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, सबसे बड़ी चुनौती की यदि बात करें तो शहर में आप ऐसी कौन सी चुनौती देखते हैं कि जिसके बारे में अभी से हमें विचार करना चाहिए? क्योंकि आने वाले 10 साल में इंदौर की जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी, आसपास का क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो ऐसी कौन सी चुनौती है जो सामने आके खड़ी होगी? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली, और निश्चित रूप से हमारे पास में 2 चुनौती जिसको मैं समझता हूँ कि वो बहुत सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रही है। इसमें हमारे पास एक जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि जो नदी और नाले थे हमारे, उन नदी नालों के ऊपर बहुत तेज गति से पिछले दशकों में अतिक्रमण हुआ, और उसमें भी खास करके जो हमारे उपनाले की जो व्यवस्था थी, जो नालों को जोड़ते थे, जहाँ से पानी संग्रहित होकर आता था कॉलोनियों से और सब दूर से, वो उपनाले तो टोटल पूरी तरह से हमने खत्म कर दिया। अगर हम उन उपनालों को वापस से पुनर्जीवित कर सके, जो कि कर सकते हैं, कोई ऐसा मतलब विशेष वो नहीं है, तो ये हमारे पास में जो बहने वाली जो प्रक्रिया है पानी के, जो सरफेस वाटर है, आप इतने बड़े क्षेत्र के अंदर अभी स्टॉर्म वाटर लाइन करके उसको इंदौर को पूरा खोदना और फिर बनाना, ये बहुत मुश्किल कार्य है। जबकि इंदौर का नेचुरल जो अपना उनका जो ढाल है, वो हमारे पास से राला मंडल से लेकर कबीर खेड़ी तक 100 मीटर से ज़्यादा का है। तो प्रभु की कृपा है कि हमारे पास में ऐसा मतलब उसका कंटूर बना हुआ है। जब इस प्रकार से हमारे पास में ढाल है तो उसका हमको प्राकृतिक उपयोग ही करना चाहिए। तो हम सबसे पहले उपनालों की जो व्यवस्था है उसको लागू करें, उसको चीज़ को लेकर आएँ, तो पानी जो इकट्ठा होगा, जो जल प्लावन खड़ा हो जाएगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है। जिस दिन हमारे पास में 5, 7, 10 इंच पानी एक साथ गिर गया, इंदौर में त्राही हो जाएगी। और ये मैं लंबे समय से इनको सबको बोलते आ रहा हूँ, उसके लिए वो भी कर रहा हूँ, लेकिन अब हम इसको तेज गति से करेंगे। और दूसरी जो हमारे पास में चुनौती आने वाले समय में है, जो सबसे बड़ी आने वाली है, वो ट्रैफिक की है, यातायात की। तो यातायात में आपको ध्यान होगा, जब ग्रेटर कैलाश रोड के ऊपर पार्किंग का वो था, मैंने उसको रोका था, उस प्रस्ताव को MIC के,
और उनको ये बताया था कि हम इसके ऊपर विचार करें और एक नीति बनाएं कि हमारे पास में जब कानून के अंदर प्रावधान है कि प्रत्येक बिल्डिंग जो जिसका हम नक्शा स्वीकृत करते हैं तो उसमें हम पार्किंग की व्यवस्था देते हैं, तो ये 100% सुनिश्चित होना चाहिए कि जो पार्किंग की व्यवस्था है वो पार्किंग उसके अंदर है या नहीं। जो हो गया पुराना हम उसके ऊपर अलग से विचार करें, और जो अभी वर्तमान के अंदर जो हो रहे नए भवन बन रहे कम से कम उसको तो रोक सकते हैं ना हम। तो आने वाले समय में जितनी प्रॉब्लम हमारे पास में आ गई हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। हम और प्रॉब्लम क्यों उड़ रहे हैं, और उसके कारण अभी तक किसी भी उसमें प्रावधान है धारा 293 के तहत कि एक जो अधिकारी इसके अंदर मतलब लापरवाह पाया जाता तो उसको जुर्माना, और जुर्माने के साथ में 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा के भी प्रावधान है। इंदौर शहर में आप मुझे बताइए या मध्य प्रदेश में किसी एक अधिकारी को इस धारा के अंतर्गत कभी कोई जुर्माना या सजा हुई क्या? जबकि हम देख रहे हैं पूरे इंदौर में कि पूरे इंदौर के अंदर पार्किंग की क्या स्थिति कर रखी है। पार्किंग में भी दुकानें निकल रही हैं, सब कुछ निकल रही है, तो रोड पे व्हीकल आएगी, और रोड पे व्हीकल आएगी तो यातायात तो अवरुद्ध हो गई होगा ना। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है जिसको हमको आगे बहुत प्राथमिकता के आधार पर सख्ती की भी जरूरत पड़ेगी इसमें, क्योंकि निश्चित रूप से पड़ेगी। कई ऐसे निर्णय भी लेना पड़ेंगे जहां पर शक्ति दिखानी पड़ेगी, राजनीतिक दलों को भी इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। देखिए इच्छा शक्ति तो हम लोगों ने जो दिखाई है यहाँ पर अपन कल्पना नहीं कर सकते, वो इच्छा शक्ति यहाँ पे हमारे सारे नेता लोगों ने भी दिखाई है। उसमें पक्ष भी है, पक्ष तो थे ही बहुत पॉजिटिव रहा है, लेकिन विपक्ष ने भी उसमें सहयोग दिया। और उदाहरण के तौर पे जैसे हम ले लेते हैं आवारा पशुओं का, ये छोटी चुनौती नहीं थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। जो बोर्डिंग है हमारे पास है, अवैध बोर्डिंग का जो जाल बिछा हुआ था इंदौर शहर को, उसको हटाना कोई मतलब छोटा काम नहीं था, वो बहुत बड़ा टास्क था, उसको हटाया ना। तो इतनी बड़ी बड़ी चुनौती, स्वच्छता, लोगों की आदत को बदला, तो ये छोटी बात नहीं है। जब हम इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियों को हम समझ चुके हैं, इंदौर के नागरिक इतने बढ़िया हैं कि किसी भी अच्छी बात को आपकी प्रतिबद्धता दिखना चाहिए जनप्रतिनिधि के और अफसरों की, वो उसको हाथों हाथ लेते हैं। तो ये वाली भी चुनौती जो है उसको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वो नियम है, कानून है, और कोई भी कानून को मानने में किसी को हर्ज नहीं होता है। हम उसको याद दिलाते हैं और थोड़ा कठोरता के साथ में याद दिलाते हैं, तो वो निश्चित रूप से उसको माने। हम तो पालन करें, जो अधिकारी है हमारे वो तो पालन करें। वो वहां जाते हैं, दरोगा क्या करते हैं हम सब जने जानते हैं, दरोगा और उनके जो भी अधिकारी लोग हैं हम सब जने जानते हैं, भली बात ही परिचित हैं। तो जब नियम है, सब कुछ है, तो ये नाक के नीचे इस तरीके के निर्माण हो सकते हैं क्या कभी कि हम पार्किंग ही नहीं छोड़ें? और पार्किंग नहीं छोड़ेंगे तो हम कैसे उम्मीद कर लेंगे कि हमारा यातायात सुधरेगा? संभव ही नहीं है। तो दोनों चीजें एक साथ चल नहीं सकती हैं। हमको एक जगह कठोरता के साथ में, ये पूरी दृढ़ता के साथ में ये निर्णय लेना पड़ेगा कि हम अवैध निर्माण नहीं होने देंगे पार्किंग स्थल पे, और पार्किंग हमारी पूरी छुटी हुई रहेगी। ऐसा आपके 5 साल के कार्यकाल में ऐसा कौन सा आपको कार्य लगता है कि शहर हित में इस परिषद के द्वारा यह जो कार्य किया गया यह शहर हित में था और यह कार्य इसी तरह बने रहना चाहिए? देखिए, हमारी परिषद ने बहुत अभूतपूर्व कार्य करे, और पुरानी परिषद ने भी करा था, हमने उसी को आगे बढ़ाया। और सबसे बढ़िया बात यह रही कि इसमें सब लोगों का सहयोग बहुत अच्छी तरह से मिला। सबसे अच्छी बात रही, हमारे विपक्ष के लोगों ने भी उसमें अपनी आपत्ति सब ली, उन्होंने सब कुछ करी। अंततः फिर वो स्वच्छता के लिए नेता प्रतिपक्ष भी हमारी गई थी, वो खुद अपनी ट्रॉफी लेकर आई है। तो ये एक अच्छा वातावरण है, और ये मैं उनको साधुवाद देता हूँ इस विषय के ऊपर कि तो जब भी शहर का कोई अच्छा मामला है तो उसमें सब लोगों को सहयोग देना चाहिए। और मैं आप पत्रकार लोगों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने भी मतलब इन चीज़ों को मुखरता के साथ में उठाया, और जहां देखा कि यहाँ ईमानदारी से कार्य हो रहा तो उसको उन्होंने बिल्कुल जनता के बीच में पहुंचाया। तो मैं इसलिए भी उन चीज़ को साधुवाद देना चाहूँगा। और जो भी कार्य हुए, जैसे स्वच्छता, हमने पैरामीटर स्थापित करा, पशुपालन, आवारा पशुओं का मैंने आपको बताया कि वो हमने शहर से उसको मुक्त करा। आप देख रहे हैं कि इंदौर के अंदर धीरे धीरे श्वान जो है ये भी कम होते चले जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। और ये प्रक्रिया लगभग 6 वर्ष की रहती है स्ट्रीट डॉग के लिए, और 6 वर्ष में से हमारे पास में 3-3.5 वर्ष निकल चुके हैं, और अभी ये 2-3 साल और रुक जाइए तो ये भी हट जाएंगे पूरी तरह से, ये भी समस्या अपने पास से हट जाएगी। हमने होर्डिंग को हटाने का काम, ये भी बहुत अभूतपूर्व काम करा। STP प्लांट लगाए हैं, नदी नालों को पुनर्जीवित, 16 किलोमीटर तो नदी आपकी कल प्रवाहित कर रही है, 26 किलोमीटर तक हम पहुंच रहे हैं वहाँ पर। और ये हमारी प्रतिबद्धता कि हम इसको पूरी तरह से नदियों को, नालों को जो नाले में कन्वर्ट हो गई थी जो हमारी नदियाँ, उन पवित्र नदियों को हम वापस से पुनर्स्थापित करेंगे। ये भी हमारे एजेंडे के अंदर वो चीज़ शामिल है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम एक चीज़ हमारे पास में पीछे धीरे धीरे चल रही है,
है ना, उसको हमको इंदौर में लेकर आना है बहुत। उसको हम एक जिस प्रकार से स्वच्छता लेकर आए थे उसी प्रकार से हम सोलर सिटी इंदौर को लेकर आएंगे कि हम ये आत्मनिर्भर की तरफ, आत्मनिर्भर इंदौर उसकी तरफ उठाए जाने वाला ये कदम है। अभी हम 22-24 करोड़ रुपए प्रति माह इनको विद्युत मंडल को देते हैं हम स्ट्रीट लाइट और इसके संधारण के लिए, मतलब विद्युत के लिए। तो ये सब खर्चा हमारे पास में होता है, इन सब खर्चों को हमको कट डाउन करना है और इंदौर के नागरिकों के पास में हमको ये चीज़ लेकर आना है कि वो अपनी रूफ एनर्जी को वो सेव करें और अपनी एनर्जी जो सूर्य देवता से मिलती है उसको संग्रहित करके अपने खुद का मतलब वो संचालन करें अपने जगह का। तो ये इस प्रकार से अब इंदौर को हमको लेकर आना है। रूफ हार्वेस्टिंग वाला हमको लेकर आना है, पानी की बचाओ, इतनी प्रभु की कृपा से बहुत पानी आता है। तो ये सारी चीज़ें आत्मनिर्भरता की तरफ जाएंगी और ये हमारा जो प्राचीन पद्धति है उसी को हम अपना रहे। कोई बहुत नया काम करने जाएंगे ऐसा नहीं है। उन्हीं चीज़ को लेकर आके एक नया इंदौर बनेगा, एक बहुत आदर्श इंदौर बनेगा। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि इंदौर के शहरों का जैसा स्वभाव है, केवल और केवल ज़रूरत है तो हमारे अधिकारियों को और समन्वयता के साथ में मिलकर समन्वय बना के काम करना पड़ेगा। जनप्रतिनिधियों के साथ में नीचे स्तर के विधायकों से और उनका समन्वय बहुत अच्छा है सांसदों से, लेकिन पार्षदों से समन्वय और ज़्यादा बढ़िया बेहतर करना पड़ेगा। तो ये निश्चित रूप से नीचे के स्तर तक उतर के धरातल पे आ जाएगी और अब बहुत आदर्श इंदौर हमारा निर्मित होगा। कहीं ना कहीं नगर निगम के लिए चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन उसके समाधान भी उन्हीं सब बातों में हैं। इन्हीं सब चर्चाओं के लिए हम आज बैठे थे और एक मुद्दा सबसे सामने जो आया है वो यही है कि क्या नगर निगम में इतनी बड़ी चुनौतियां हो गई कि उनसे पा नहीं पाया जा सकता। कई काम ऐसे हैं जो रुके हुए हैं और लेकिन यदि दृढ़ इच्छा शक्ति होगी और सबका सहयोग होगा, सभी राजनीतिक दल आपस में मिलकर एक निर्णय पर आएंगे तो जरूर इस शहर में कई ऐसे निर्णय भी लिए जा सकते हैं जो शहर की सूरत को बदल दें। फिलहाल आज विशेष चर्चा में इतना ही। खबरों पर बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।